प्रयोग करता है या उसे भाषा की आवश्यकता होती है। तो पूछा जाता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा एक सीधा सा फंडा है कि मनुष्य के अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है और वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है। या इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वाक्यों का जो निर्माण होता है वो सार्थक शब्दों से होता है। इसमें सार्थक शब्द एक की पॉइंट है कि सार्थक शब्द क्या होता है, तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। तो हम देखते हैं कि जो भाषा है, भाषा मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है और भाषा जो बनती है वो वाक्यों के निर्माण से बनती है। और वाक्यों का निर्माण जो होता है वो शब्दों से होता है, लेकिन कौन सा शब्द? सार्थक शब्द, तो उसे बोलते हैं भाषा। हम देखते हैं कि सार्थक शब्द क्या होता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि भाषा का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, कि भाषा की सबसे छोटी कड़ी क्या है, उसके बाद में उससे बड़ी कड़ी क्या है, उससे बड़ी कड़ी क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी जो कड़ी होती है वो होती है वर्ण, वर्ण या ध्वनि। इसके बाद में जो भाषा की दूसरी कड़ी आती है वो होती है शब्द। शब्द के बाद में शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है। तो उसके बाद में वाक्य, वाक्य के बाद में वाक्य से मिलकर एक पद का निर्माण होता है। वाक्य से मिलकर एक पद का निर्माण होता है। तो उसके बाद में पद आता है और पद के बाद में भाषा का निर्माण होता है। पद के बाद में भाषा का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि भाषा किसे कहते हैं, कि मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है और भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है। वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है और हम बोल सकते हैं कि सार्थक शब्द जो होते हैं वो वर्ण या ध्वनि के थ्रू हम उनका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम देखते हैं कि इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई एक होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है एक होती है वर्ण और दूसरी होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब ये दोनों क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई दो होती है। कौन कौन सी? एक वर्ण होती है और ध्वनि होती है। तो जो वर्ण है, वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित जो इकाई है वो होती है वर्ण और ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर है। अब यहां पर बात है सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होता है? यहां पर कि सार्थक शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। सार्थक शब्द से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य से पद का निर्माण होता है और पद के थ्रू ही भाषा बनती है। तो यहां पर सार्थक शब्द क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं यहां पर कि लकीड़, लकीड़, तो लकीड़ एक सार्थक शब्द है। लकीड़ जो है एक सार्थक शब्द नहीं है, या इसको हम बोल सकते हैं कीलड़। ये भी एक सार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि हमने इसको कभी भी हमारी सामान्य लैंग्वेज जो होती है उसमें हमने कभी इसको प्रयोग नहीं किया। तो जो सार्थक शब्द है इसका जो लकीड़ है या कीलड़ है, तो इसका जो सार्थक शब्द क्या होगा? अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि लड़की, तो जो लड़की होता है, लड़की, ये एक इसका सार्थक शब्द है। इसका जो व्यवस्थित रूप जो है वो है लड़की, या इसको हम बोल सकते हैं
लकड़ी। ये जो दो शब्द हैं ये सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द क्या होता है कि जिसका सही से उच्चारण हो या उच्चारित रूप निकल रहा हो और उसका अर्थ निकल रहा हो, उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। सार्थक मतलब जिसका अर्थ व्यवस्थित रूप से निकलता है उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। तो यहां पर सार्थक शब्द समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में वर्ण या अक्षर क्या होते हैं? वर्ण और अक्षर क्या होते हैं इसमें देखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होता है या अक्षर क्या होता है? तो जो अक्षर होता है, अक्षर, एक देखा था हमने वर्ण और एक देखा अक्षर। तो जो वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है और वर्ण का उच्चारित रूप जो होता है वो होता है अक्षर। तो ये क्या होता है? उच्चारित रूप। उच्चारित रूप जो होता है वो होता है वर्ण, उच्चारित रूप होता है अक्षर। तो भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है और उच्चारित रूप क्या है? अक्षर है। उसके बाद में अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर जो होता है वो होता है, अक्षर का मतलब कि जिसका कभी क्षर ना हो, जिसका कभी क्षर ना हो। क्षर का मतलब क्या होता है कि नष्ट, या जिसे नष्ट नहीं किया जाता है उसे बोलते हैं अक्षर। अक्षर का मतलब होता है कि जिसको कभी नष्ट न किया जाता है उसे बोलते हैं अक्षर। अक्षर किसे बोलते हैं? तो भाषा या अक्षर, अक्षर जिसको कभी क्षर या जिसको कभी नष्ट नहीं किया जाता है उसे बोलते हैं अक्षर। और जो होता है अक्षर, जिस वर्ण के अक्षर जो होता है, जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते हैं, जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते हैं उसे बोलते हैं अक्षर। तो जिसका क्षर नहीं हो उसे बोलते हैं अक्षर, और जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते हैं उसे बोलते हैं अक्षर। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे बोलते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो है वो उच्चारित रूप में है और जो लिखित रूप में है उच्चारित रूप क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है वो उच्चारित रूप है। ध्वनि उच्चारित रूप में सबसे छोटी इकाई उच्चारित रूप में, और जो वर्ण होता है, वर्ण जो है वो लिखित रूप में। तो वर्ण जो है लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की वो है वर्ण। उच्चारित रूप में सबसे छोटी इकाई जो है वो है ध्वनि। अब जैसे कि हम यहाँ पर क लिखते हैं तो क क्या एक वर्ण है? हाँ है। तो जो हमने क को लिखा है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वो है वर्ण, और क एक वर्ण है। अब जैसे कि मैंने बोला क, तो भाषा का जो उच्चारित रूप है या वर्ण जो ध्वनि है, ध्वनि जो है वो उच्चारित रूप है, उसको बोलते हैं भाषा की सबसे छोटी। जैसे मैंने बोला क, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये क्या है? एक उच्चारित रूप है। तो ये क्या हो गया? ये दो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे छोटी इकाई उच्चारित रूप में कौन सी है और लिखित रूप में कौन सी है। तो उच्चारित रूप में सबसे छोटी इकाई भाषा की ध्वनि होगी, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। इसके आगे हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई
तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है वो होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वो होती है शब्द। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला किसे कहते हैं? स्टार्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब जो वर्णमाला है, वर्णमाला वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला का हम वर्गीकरण करेंगे। वर्णमाला का वर्गीकरण करेंगे तो हम किस प्रकार से उसका वर्गीकरण करेंगे? वर्णमाला का हम दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। हमने देख लिया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला बोलते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को उसे बोलते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला का हम देखते हैं कि वर्गीकरण, वर्णमाला का वर्गीकरण, इसको हम, इसका जो वर्गीकरण हम दो प्रकार से करेंगे, जहां से सारे क्वेश्चन की जो आंसर है वो कवर होंगे। तो हमने देखा कि वर्णमाला का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर रहे हैं। कौन कौन से? एक हमने किया कि उच्चारण, समय, सामान्य भेद। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि उच्चारण, समय और सामान्य भेद। उच्चारण, समय, सामान्य भेद। और एक आता है प्रयत्न के आधार पर। एक जो आता है वो दूसरा एक प्रकार जो है वो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। अब बात ये होती है कि वर्णमाला का जो वर्गीकरण हमने दो प्रकार से कर दिया, उच्चारण के आधार पर, समय के आधार पर, सामान्य भेद के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण, समय, सामान्य भेद और प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के। एक प्रकार हमने देखा उच्चारण, समय, सामान्य भेद, प्रयत्न के आधार पर। अब हम देखते हैं कि उच्चारण, समय, सामान्य भेद, उच्चारण, समय, सामान्य भेद के आधार पर जो वर्णमाला है वो तीन प्रकार की है। उच्चारण, समय, सामान्य भेद। उच्चारण, समय, सामान्य भेद के आधार पर हम वर्णमाला को तीन भागों में बांटेंगे। उच्चारण, समय, सामान्य भेद के आधार पर वर्णमाला को हम तीन भागों में बांटेंगे और प्रयत्न के आधार पर हम वर्णमाला को दो भागों में बांटेंगे। प्रयत्न के आधार पर वर्णमाला को हम दो भागों में बांटेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कि उच्चारण, समय, सामान्य भेद। और उच्चारण, समय, सामान्य भेद में वर्णमाला के तीन प्रकार होते हैं और प्रयत्न के आधार पर वर्णमाला के दो प्रकार है। अब प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार कौन कौन से हैं? हमने पहले देखा कि उच्चारण, समय, सामान्य भेद तीन प्रकार के और प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है इसका अभ्यंतर, इसको अभ्यंतर वहा बोलते हैं। अभ्यंतर वहा। और एक होता बाह्य। तो वर्णमाला के दो प्रकार हैं, या वर्णमाला का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया गया है। एक उच्चारण, समय, सामान्य भेद के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है और प्रयत्न के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि जो वर्णमाला है उच्चारण, समय, सामान्य भेद में इसके तीन प्रकार कौन कौन से हैं। उच्चारण, समय, सामान्य भेद में इसके तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है इसके तीन प्रकार वो हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर, सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन,
सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, और उसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं अयोग वाहक। और अयोग वाहक की संख्या, अयोग वाहक की संख्या जो होती है वो 2 होती है। अयोग वाहक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो हमने वर्णमाला का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है, एक उच्चारण समय और सामान्य भेद के आधार पर, और एक किया हमने प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर अभ्यंतर हुआ और बाह्य, और उच्चारण समय और सामान्य भेद के 3 प्रकार निम्नलिखित थे, स्वर, व्यंजन और अयोग वाहक। जो स्वर की संख्या होती है वो होती है 11, या कुल स्वर हम बोल सकते हैं 13। व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है, मूल रूप से होती है वो 33 होती है, और कुल जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 39। तो मूल रूप से हम देखते हैं कितने हैं? 33। इधर भी जो स्वर होते हैं वो मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं, और टोटल जो होते हैं वो 13 होते हैं। अयोग वाहक 2 होते हैं, और अयोग वाहक ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ये इनके बीच की जो कड़ी होती है वो होते हैं अयोग वाहक। और अयोग वाहक 2 कौन कौन से होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्णमाला में वर्णमाला में वर्ण टोटल कितने होते हैं, उसके बाद में स्वर कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो हम इसके बाद में हमने इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से कर दिया, उच्चारण समय सामान्य भेद और प्रयत्न के आधार पर। उसके बाद में हम देखते हैं कि वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्णमाला के उच्चारण समय और सामान्य भेद के आधार पर कौन कौन से 3 प्रकार हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं। वर्णमाला में मूल वर्ण, वर्णमाला में मूल वर्ण जो है उनकी संख्या जो है वो है, वर्णमाला में जो वर्ण, या इसको बोल सकते हैं मूल वर्ण या वर्ण जो होते हैं, कुल वर्ण, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 44। वर्णमाला में जो वर्ण है वो कितने हैं? 44। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44। उसके बाद में स्वर, तो स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं। तो स्वर की संख्या हमने मूल रूप से देखी, तो जो स्वर की संख्या कितनी होती है वो होती है 11। स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अ स्वर होता है, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर आ भी आएगा, तो अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ और ओ, औ। ये टोटल 11 स्वर है। उसके बाद में मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो हमने देख लिया कि वर्णमाला का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया, उच्चारण समय सामान्य भेद, उच्चारण समय सामान्य भेद और प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर क्वेश्चन ऐसा आता है कि उच्चारण समय सामान्य भेद के आधार पर वर्णमाला कितने प्रकार की है, उच्चारण या समय या सामान्य भेद के आधार पर वर्णमाला कितने प्रकार है। तो बोलेगा कि उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार, समय के आधार पर 3 प्रकार, सामान्य भेद के आधार पर 3 प्रकार। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उच्चारण समय सामान्य भेद के आधार पर 3 प्रकार। पहला जो प्रकार है स्वर है, स्वरों की संख्या 11 है, कुल स्वर 13 है, मूल रूप से स्वर 11 है। व्यंजन की संख्या मूल रूप से जो है 33 है, और कुल व्यंजन 39 होते हैं। अयोग वाहक जो है, अयोग वाहक की संख्या जो है वो है, अयोग वाहक की संख्या 2 है। अब अयोग वाहक कौन कौन से, एक तो अम होता है और एक अह है। इनको न तो स्वर बोलते हैं और न ही इनको व्यंजन बोलते हैं। वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो कुल है 44। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है। इसके बाद हमने देखा कि स्वर, जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कुल स्वर में कौन कौन से और 2 वर्ण आते हैं। तो स्वर कुल होते हैं 13। अभी मूल रूप से हमने स्वर देखा कि 11 होते हैं, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर है। उसके बाद में हम देखेंगे कि मूल व्यंजन क्या होते हैं। इसके बाद में मूल व्यंजन क्या होते हैं और मूल व्यंजन कितने होते हैं।
स्वर के बाद में हम देखेंगे कि मूल व्यंजन कितने होते हैं। अब आता है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं। इसके बाद में हमने देखा स्वर, और स्वर के बाद में हम देख रहे हैं कि मूल व्यंजन। मूल व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने होते हैं। तो मूल व्यंजन की संख्या जो होती है वो 33 मानी जाती है। मूल व्यंजन, क्वेश्चन आता है कि मूल व्यंजन या हिंदी में मूल व्यंजन की संख्या कितनी है। तो मूल व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 मानी जाती है। मूल व्यंजन की संख्या 33 है। अब मूल व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, हमने देखा कि कुल वर्ण जो होते हैं वो 44 होते हैं। कुल वर्ण जो होते हैं वर्णमाला में वो होते हैं 44, और मूल व्यंजन जो है वो 33 है। अब हम देखते हैं कि मूल व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या जो है कितनी है। हम पढ़ रहे हैं मूल व्यंजन, हमने स्वर देख लिया, उसके बाद में हमने देखा कि स्वर के बाद में हम व्यंजन, तो व्यंजन है मूल व्यंजन 33 है। मूल व्यंजन के अंतर्गत ही स्पर्श व्यंजन, संघर्ष व्यंजन आदि, हम संयुक्त व्यंजन वगैरह आदि सब पढ़ेंगे। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं कितने होते हैं और इनकी संख्या कौन कौन सी है और कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन है वो होते हैं 25। अब ये जो 25 हैं, या तो इनको स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन, क्वेश्चन आ जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है। तो इनकी कुल संख्या होती है 25। अब इनको वर्गीय व्यंजन क्यों बोला जाता है, इनको वर्गीय व्यंजन क्यों बोला जाता है, ये हम देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है क, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क, च, ट, त और प। कचट तप, क, च, ट, त और प। तो कचट तप हम देखते हैं कि पहले क में कौन कौन से वर्ण आएंगे। क के सामने ये, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सभी स्पर्श व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है। इसके आगे हम देखते हैं ये सारे जो हैं ये स्पर्श व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन है। तो क के बाद में कौन सा आता है, क के बाद में आता है ख। इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कचट तप, क, च, ट, त और प। तो क व्यंजन, ख व्यंजन, ख के बाद में ग, घ, ग, घ, ण्य, च, छ, ज, झ, ण्य, ट, ठ, ढ, ण, ण्य, त, थ, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध और त, थ, ध, ध, न। उसके बाद प, फ, ब, भ और म। तो जो स्पर्श व्यंजन है इस प्रकार से है कि क, ख, ग, घ, ण्य, च, छ, ज, झ, ण्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5 वर्ग है, ये 5 वर्ग है और पांचों वर्गों में संख्या जो है इनकी 5-5 संख्या है। अगर हम 5 को देखते हैं तो 5 वर्ग है और 5 ही क्षैतिज लाइन है। तो 5 × 5 बराबर कितना होता है, 25। इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। तो जो क वर्ग है इसको क वर्ग बोला जाता है। च से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं च वर्ग, ट से स्टार्ट होता है बोलते हैं ट वर्ग, त से स्टार्ट होता है त वर्ग, प से स्टार्ट होता है प वर्ग। अब जो क है, जो क का उच्चारण होता है वो होता है कंठ से। तो इसको याद हम क से डायरेक्ट कंठ, तो क का जो उच्चारण होता है वो कंठ से। जो च है, च का जो उच्चारण होता है वो तालव्य से।
तालव्य का मतलब जो जीभ होती है, जीभ से उच्चारण होता है। इसका उच्चारण स्थान भी हम आगे देखेंगे। ट का मूर्धा से होता है, त का दंत से होता है और प का ओष्ठ से होता है। तो ये सभी हम उच्चारण स्थान इसका बाद में देखेंगे, लेकिन हम अभी मैंने बेसिकली इसको बता दिया कि क का कहां से होता है, च का कहां से होता है, ट का कहां से होता है। तो हम देख रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन या वर्गी व्यंजन की संख्या 25 होती है और वो क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन या वर्गी व्यंजन होते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद में अंतःस्थ व्यंजन, इसके बाद में जो आता है वो आता है अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन हमने आपको याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन 25, हम मूल व्यंजन टोटल संख्या इनकी देखेंगे। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर, कौन सा आता है, दूसरे नंबर पर आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब इनकी संख्या 4 होती है। अब अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमने सबसे पहले देखा कि मूल व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन या वर्गी व्यंजन, उनकी संख्या 25 होती है जो क से लेकर म तक होते हैं। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है य, फिर आता है र, फिर आता है ल, फिर आता है व। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल और व। अब इसमें डाउट ये है कि याद इसको कैसे रखेंगे। तो इसको याद हम किस प्रकार से रख सकते हैं, इसका याद रखने का एक अच्छा तरीका है और आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये आप ये मान सकते हैं कि डेली रूटीन में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यह का मतलब इसको याद कैसे रखना है, यह हम इसको यह नहीं पढ़ते हुए या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यार लव हो गया। इसको याद रखने का तरीका जो है कि यार लव हो गया। अब जो लव होता है वो कहां से होता है, वो होता है अंदर से। अंदर से मतलब दिल से। तो अंत अंत मतलब अंदर, अंतस्थ मतलब अंदर, तो लव कहां से होता है, अंदर से। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या या अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, उसको कैसे याद रखेंगे कि यार लव हो गया। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और कौन कौन से होते हैं कि या से य, र से र, ल से ल और व से व। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और कौन कौन से य, र, ल, व। याद कैसे रखना कि यार लव हो गया, तो ये डायरेक्ट याद हो जाएंगे। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमने देखी 4 है और जो है वो है य, र, ल, व। उसके बाद में आता है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं उष्ण संघर्षी व्यंजन। उष्ण संघर्षी व्यंजन, इनको उष्ण व्यंजन क्यों बोला जाता है और संघर्षी व्यंजन क्यों बोला जाता है मैं बताऊंगा। उष्ण संघर्षी व्यंजन, अब उष्ण संघर्षी व्यंजन, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। उष्ण मतलब होता है गर्म और संघर्षी मतलब ऐसे व्यंजन जिनको हम बोलते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यंजन जिसका बोलने पर संघर्ष उत्पन्न होता है, या मुंह से हम बोलते हैं तो बोलने में हमको संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं संघर्ष व्यंजन। और जब बोलते हैं तो उष्ण, जब बोलते हैं तो उष्ण मतलब गर्म हवा निकलती है, व्यंजन के साथ में गर्म हवा निकलती है। जैसे बोलते हैं श, स, श, ह। तो इस प्रकार से जो व्यंजन है वो है उष्ण संघर्षी व्यंजन और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। और मैं बता रहा हूं कि उष्ण संघर्षी व्यंजन, इनके नाम में उष्ण संघर्षी व्यंजन मतलब उष्ण मतलब गर्म और संघर्ष मतलब संघर्ष होना। जब बोलते तो इनको संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहला जो आएगा वो आएगा श, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा श षटकोण वाला, फिर स, फिर ह। तो इसका जो क्रम है वो क्रम भी इस प्रकार से ही होता है। और क्वेश्चन में कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। जो सीटेट है, सीटेट में हमेशा आपको कोई से भी जो वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ये दे देंगे और बोल देंगे क्रम क्या होगा। स को आगे कर देंगे, श को पीछे कर देंगे, ह को आगे कर देंगे, स को पीछे कर देंगे। इस प्रकार से उष्ण संघर्ष व्यंजन जो है
वो 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 है, जो है श स स ह। जब आप इसको बोलोगे तो जो श बोलेंगे तो श में बोलने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। श उष्ण, उष्ण मतलब आप जब श बोलोगे तो आपके मुंह में से डायरेक्ट गर्म हवा निकलेगी, इस कारण से इसको बोलते हैं उष्ण संघर्षी व्यंजन। मतलब साथ में गर्म हवा निकलती है और बोलने पर संघर्ष उत्पन्न होता है, तो इस कारण से इनको बोलते हैं उष्ण संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। इसके बाद में हम आगे देखते हैं संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। संयुक्त वर्ण कौन कौन से या संयुक्त व्यंजन, इसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं संयुक्त व्यंजन। हम पढ़ रहे हैं मूल व्यंजन, और मूल व्यंजन की जो संख्या है वो 33 है। हमने उसमें अभी तक 3 चीजें पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, उनकी संख्या हमने देखी। उसके बाद हमने देखा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमने देखी 4 और जर लवक। उसके बाद में हमने देखा उष्ण संघर्षी व्यंजन, उनकी संख्या जो हमने देखी वो भी 4 और कौन से श श श ह। उनका क्रम याद रखना कि षड्जम, षट्कोण, श्रोता और हल, इस प्रकार से उसका क्रम होता है। उसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद में चौथे नंबर पर जो आते हैं, हम उसको पढ़ पाए में रहे मूल व्यंजन में। इनकी संख्या हमने पहले से ही देख ली कि 33 होती है। अब हम इसको गिनेंगे भी बाद में कि 33 हो रहे या नहीं। तो इसके बाद में हमने चौथे नंबर पर हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। जो संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी है। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं और इनकी संख्या हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन जो है हम सबसे पहले देखते हैं छ, छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और एक होता है श्रव, एक होता है श्रवण। अब जो इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं। हमको यहाँ पर दिख रहा है क्षम, क्षम। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो क्षम, इसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब देखते हैं सबसे पहले कि क्षम, क्षम या इसको हम क्ष बोलते हैं, तो इसका उच्चारण कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बनता है, इस कारण से उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये किन्हीं 2 व्यंजन से मिलकर बनता है, इस कारण से उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब क्षम, क्षम इसको बोलते हैं शम। शम में आप देखेंगे कि आपका उच्चारण जो निकलेगा, एक तो निकलेगा क, एक निकलेगा क और एक निकलेगा श और उसके साथ में अ। क्षम तो क, श और अ। तो जो छ है वो 3 वर्णों से मिलकर बना होता है, 3 वर्णों से। कौन कौन से? क, श और अ। या इसको मूल रूप से इसके 2 वर्ण माना जाता है, एक क और श। अगर इसको हम व्यवस्थित रूप में देखते हैं तो ये 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। कभी कभी एग्जाम में 2 वर्ण बोल देता है या कभी 3 दे देता है, तो हमको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये 3 वर्ण दिए हैं तो हम 3 वर्ण लगाएंगे जिसमें साथ में अ भी होगा। अगर 2 वर्ण दिए तो हम क और श, या बोल देगा कि डायरेक्ट जो छ है कितने वर्णों से मिलकर या कितने व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, तो हम देखेंगे कि क और श 2 व्यंजन और एक अ, इसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब त्र, इसके बाद में कौन सा? त्र। अब जो त्र आप देखेंगे कि त्र में 2 वर्ण या 2 व्यंजन है। कौन कौन से? एक तो है त और एक है र और एक है अ, एक है त, र और अ। उसके बाद में आता है ज्ञ। ज्ञ में कौन कौन से व्यंजन है? तो ज्ञ में है एक तो ज, एक प्र और एक अ, और उसके बाद में एक है श्रव। श्र जो है ये श, श्रव, र और एक अ, ये 3 व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। तो हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो है छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श। जो छ है वो 3 व्यंजन से मिलकर बना है, क, श और अ। उसके बाद में त्र जो है त, र और अ।
जो ज है, ज 3 व्यंजन से मिलकर बना है, एक है ज, न्य और अ, और ऐसे ही स जो है श, र और अ से मिलकर बना हुआ है। तो ये 3 व्यंजन से मिलकर बना होता है, इस कारण से इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब कि नहीं 2 व्यंजन से मिलकर या 3 व्यंजन से मिलकर बनना, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अगर बोलेगा कि कुल संख्या तो 3 संयुक्त व्यंजन में, अगर बोलेगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो क श 2, तो 6 में व्यंजन की संख्या 2 है और एक अ क्या है, स्वर है। अब जो व्यंजन है इसमें क है और श है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे कि इसको किस प्रकार से इसका व्यवस्थित रूप है वो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने देख लिया, सबसे पहले देखा था कि हमने देखा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है 25 होती है, जो क से लेकर म तक होती है 25। उसके बाद में हमने देखा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 4। कौन कौन से, य, र, ल, व, ये 4 हो गए। उसके बाद में हमने देखा तीसरे नंबर पर हमने देखा उष्ण संघर्षी व्यंजन। उष्ण संघर्षी व्यंजन, उष्ण संघर्षी व्यंजन की संख्या जो होती है श, स, ह, इनकी भी संख्या 4 होती है। उसके बाद में हमने देखा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो टोटल कितने हो गए, 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में 4 अंतस्थ व्यंजन, 25 और 4 29। उसके बाद में हमने देखा अंतस्थ के बाद में उष्ण संघर्ष व्यंजन 4 29, तो उसके बाद में हो गए 33। उसके बाद में हमने देखा उष्ण संघर्ष व्यंजन के बाद में संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 4। अब 33 और 4 कितने हो गए, 37। और हमने देखा था कि व्यंजन जो कुल होते हैं वो होते हैं 39, लेकिन अभी 2 व्यंजन और भी बाकी हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उसके बाद में हमने देख लिया कि संयुक्त व्यंजन, उसके बाद में आता है द्विगुण व्यंजन, इसके बाद में आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या जो है वो होती है 2। द्विगुण व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है 2। तो हमने अभी मूल व्यंजन में हमने 33 देखा था, 33 मूल व्यंजन में बता दिया। उसके बाद में कुल व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 39। मूल व्यंजन की संख्या पूछता है तो 33, कुल व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 39। और अभी तक हमने 37 व्यंजन गिन लिए थे। उसके बाद में जो द्विगुण व्यंजन है वो है 2। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ड और ढ। इनको हम आगे जब भी वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसके बाद में इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो आगे हम देखेंगे। ड और एक होता है ध। तो ये कौन कौन से व्यंजन है, ये है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार से कुल व्यंजन जो है वो है 39। अब इसके बाद में हम देखते हैं द्विगुण व्यंजन हो गया तो कुल व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 39। मूल व्यंजन की संख्या पूछता है तो कितने होते हैं, 33। इसके बाद में हम देखते हैं अयोगवा। हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला का जो वर्गीकरण हमने 2 प्रकार से किया था, एक सामान्य भेद, समय और उच्चारण। सामान्य भेद, समय और उच्चारण, इसके 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो हमने अभी देखा स्वर और व्यंजन। अब इसके बाद में हमारा जो तीसरा पॉइंट बचा हुआ है वो है अयोगवा। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, अयोगवा। अब अयोगवा की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं। तो अयोगवा जो है वो है 2। इनको ना तो स्वर बोला जाता है और ना ही इनको व्यंजन बोला जाता है। ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये अयोगवा, इन स्वर और व्यंजन जो है इन दोनों के बीच की कड़ी, क्वेश्चन आता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी होती है वो होती है अयोगवा। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी जो बोला जाता है उसे बोला जाता है अयोगवा। तो अयोगवा क्या होते हैं। इसके बाद में हमारा जो तीसरा पॉइंट है वर्णमाला के वर्गीकरण में, स्वर देख लिया, व्यंजन देख लिया, उसके बाद में आता है तीसरा कौन सा, अयोगवा। अयोगवा, तो अयोगवा की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2। अयोगवा की जो संख्या है वो 2 है। अब वो कौन कौन से है, वो है अम और अह। जो अयोगवा की संख्या कितनी है, एक तो है अम और एक है अह। अयोगवा की जो संख्या है वो है 2। तो हमारा जो वर्गीकरण था
वर्णमाला का वो हमने दो प्रकार से देखा था, सामान्य भेद, समय और उच्चारण। इसके आधार पर हमने देखा था तीन प्रकार, कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर की संख्या 11 देखी थी, व्यंजन की संख्या, कुल व्यंजन 39 होते हैं, मूल रूप से व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। उसके बाद में अयोगवा, अयोगवा की संख्या हो गई 2। ये हमने इसको देख लिया। हमने अभी इसका फर्स्ट वाला पॉइंट देखा है कि सामान्य, उच्चारण, समय के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, इसके बाद में इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव करते हैं कि कौन कौन से इसमें स्वर कैसे बोलते हैं, व्यंजन कैसे बोलते हैं, अयोगवा क्या होता है, ये सभी आगे हम इसको देखेंगे। हमने वर्णमाला का वर्गीकरण देखा था 3 प्रकार से, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसको मिलाते हुए स्वर, व्यंजन और अयोगवा जो है इनको व्यवस्थित रूप से, इनकी जो परिभाषाएं ये आगे देखेंगे। तो हम देख रहे हैं वर्णमाला का वर्गीकरण किस प्रकार से। वर्णमाला का प्रकार जो है उच्चारण, 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 समय और सामान्य भेद के आधार पर। सामान्य भेद के आधार पर यह हमारा टॉपिक है कि उच्चारण, समय, सामान्य भेद के आधार पर हमने इसको कुछ चीजें इसकी पढ़ ली हैं और उसकी जो एग्जाम्पल या परिभाषा जो है वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार है, स्वर कैसे बोलते हैं, व्यंजन कैसे बोलते हैं और अयोगवा कैसे बोलते हैं, ये आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वर। स्वर किसे बोलते हैं और स्वर होते क्या हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं, सभी अभी आगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आगे, हम पढ़ रहे हैं कि वर्णमाला जो है उच्चारण, समय और सामान्य भेद के आधार पर कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं और हम इसकी परिभाषा के आधार पर पढ़ेंगे। अभी हमने बस उनको देखा था कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अयोगवा कौन कौन से होते हैं। अब इनकी हम परिभाषा के आधार पर देखेंगे। तो स्वर, स्वर हम देखते हैं आचार्य पतंजलि, जो आचार्य पतंजलि जो हैं इन्होंने स्वर की परिभाषा क्या दी है। हम सबसे पहले देखते हैं कि आचार्य पतंजलि के आधार पर स्वर की परिभाषा। आचार्य जो पतंजलि है उनके आधार, उनने किस आधार पर स्वर की परिभाषा दी है। आचार्य पतंजलि ने बोला है कि स्वरा या स्वर, आचार्य पतंजलि ने बोला कि स्वतो राजन्ते इति स्वरा। आचार्य पतंजलि ने बोला कि स्वतो राजन्ते इति स्वरा। इनकी जो परिभाषा क्या है कि स्वतो राजन्ते इति, स्वतो राजन्ते इति स्वरा। ये परिभाषा किसके अनुसार है, ये परिभाषा जो है आचार्य पतंजलि के अनुसार है। परिभाषा क्या है स्वर की, आचार्य पतंजलि के अनुसार कि स्वतो राजन्ते इति स्वरा, स्वतो राजन्ते इति स्वरा, स्वतो राजन्ते इति स्वरा। मतलब जो स्वयं उच्चारित हो जाते हैं, स्वयं उच्चारित हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर। जो स्वयं उच्चारित हो जाते हैं या स्वत उच्चारित हो जाते हैं या स्वत उच्चारित हो जाते हैं, स्वत उच्चारित हो जाते हैं, स्वत उच्चारित हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर। तो स्वतो राजन्ते इति स्वरा, जो स्वत उच्चारित हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर। किसके अनुसार, आचार्य पतंजलि के अनुसार। इनकी परिभाषा एक और होती है, इनकी परिभाषा जो एक और होती है वो होती है कि जो स्वतंत्र रूप से, किस प्रकार से, स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर।
स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर। तो स्वर किसे बोलते हैं? पतंजलि के अनुसार बोलते हैं कि स्वतो रजन्ते इति स्वरा, स्वत उच्चारित होने वाले स्वर कहलाते हैं। और एक और परिभाषा की स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर। या बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं स्वर। और इसके बाद में जिनके उच्चारण में या इनकी एक और परिभाषा, या इसको बोल सकते हैं कि बिना किसी की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, या इसके बाद में आप लिख सकते हैं लिखे जाते हैं। इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि जिनके उच्चारण में ककाल्य में ये क्या वर्ड होता है? ककाल्य में अवरोध उत्पन्न होता है। ककाल्य में अवरोध उत्पन्न होता है। ककाल्य में अवरोध उत्पन्न होता है। और शेष जो वायु है, शेष वायु निर्वात गति से बाहर निकल जाती है। शेष वायु निर्वात गति से बाहर निकलती हैं, वो कहलाते हैं स्वर। अब स्वर की परिभाषा क्या क्या हो गई है? आचार्य पतंजलि ने बोला कि श्रोतो राजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वत उच्चारित होने वाले स्वर कहलाते हैं, जो स्वयं उच्चारित हो जाते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं, क्या बिना किसी की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वर। जिनके उच्चारण में ककाल्य में अवरोध उत्पन्न होता है, जिनके उच्चारण में ककाल्य में अवरोध उत्पन्न होता है, जिनके उच्चारण में ककाल्य में अवरोध उत्पन्न होता है, और शेष वायु जो होती है निर्वात गति से बाहर निकल जाती है, उसे बोलते हैं स्वर। ककाल्य का मतलब होता है कंठ के द्वारा बोलने पर ककाल्य में मतलब कंठ में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं स्वर। शेष वायु निर्वात गति से क्या होती है? बाहर निकल जाती है और स्वर कहलाते हैं। अब इनकी संख्या हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, और संख्या के आधार पर क्वेश्चन आता है कि हिंदी में स्वर कितने हैं, देवनागरी में स्वर कितने हैं, आदि हम देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं अभी स्वर। उच्चारण समय और सामान्य भेद के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। हम अभी डिस्क्रिप्टिव में पढ़ रहे हैं स्वर को। अब हम देखते हैं कि जो स्वर है, स्वर की संख्या, क्वेश्चन पूछता है कि देवनागरी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं और लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं। तो मतलब जो स्वर है, स्वरों की संख्या के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, स्वरों की संख्या के आधार पर। हम स्वर पढ़ रहे हैं और स्वर में हमने स्वर की बस परिभाषा देखी है, और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि स्वर की संख्या के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में आते हैं, वो हम आगे देखेंगे, जो हमेशा एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। तो स्वर की संख्या के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? स्वरों की संख्या
तो स्वरों की जो संख्या है उसमें हम देख रहे हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं स्वर की संख्या और क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। स्वरों की संख्या के आधार पर हम प्रकार देखेंगे। अब इसमें मुख्य रूप से जो स्वर की संख्या के आधार पर 4 प्रकार हम देखेंगे, इसके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। उच्चारण के आधार पर सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि उच्चारण, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हिंदी में स्वर, फिर क्या है हिंदी में स्वर, हिंदी में स्वर, फिर आता है देवनागरी में स्वर, देवनागरी में स्वर। उसके बाद में आता है कि वर्णमाला में स्वर की संख्या, वर्णमाला में स्वर की संख्या। क्वेश्चन किस किस प्रकार से आएगा, वर्णमाला में स्वरों की संख्या। हमने देखा कि स्वर की संख्या के आधार पर क्वेश्चन में संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वर कितनी संख्या होती है, देवनागरी में स्वर की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि लेखन के आधार पर कुल स्वर की संख्या कितनी होती है। लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर फिर हम देख रहे हैं कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पर। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं। संस्कृत में, संस्कृत में स्वरों की संख्या कौन कौन सी होती है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कौन कौन सी है। तो हमने देखा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वर, देवनागरी में स्वर की संख्या, वर्णमाला में स्वरों की संख्या और लेखन के आधार पर स्वर की संख्या कौन कौन सी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में या स्वरों की संख्या जो होती है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर हमेशा जो संख्या होती है वो होती है 10। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, 10 है। अब उच्चारण के आधार पर स्वर कौन सा नहीं होता है, तो उच्चारण के आधार पर ऋषि स्वर नहीं होता है, ऋषि स्वर नहीं होता है। क्वेश्चन में हमने आता है कि उच्चारण के आधार पर 4 ऑब्जेक्टिव देगा और बोलेगा कि इनमें से उच्चारण के आधार पर स्वर कौन सा नहीं है, उच्चारण के आधार पर स्वर कौन सा नहीं है। तो उच्चारण के आधार पर जो ऋषि है वो स्वर नहीं है और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या जो है वो कुल है 10। अब हिंदी में स्वर, देवनागरी में स्वर या वर्णमाला में स्वर, इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में स्वर कितने हैं, देवनागरी में स्वर कितने हैं या वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो हमको संख्या बतानी है कि इनके तीनों के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। मतलब जो ऋषि होता है हिंदी में भी होता है, देवनागरी में भी होता है और वर्णमाला में होता है। तो वर्णमाला के आधार पर स्वरों की संख्या जो है वो है 11, देवनागरी में स्वरों की संख्या 11, हिंदी में स्वरों की संख्या 11। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि हिंदी में स्वर, देवनागरी में स्वर और वर्णमाला में स्वर संख्या कितनी है, 11 है। अब लेखन के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, लेखन के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है। तो लेखन के आधार पर जो स्वर की संख्या है वो है 11 स्वर तो ये है और 11 स्वर तो ये है और दो कौन से हैं, एक अम और एक अह, एक अम और एक अह। तो लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या जो है वो है 13। 11 स्वर तो है हिंदी में स्वर जो 11 तो ये और एक है अम और एक अह। तो लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या जो है वो है 13। लेखन के आधार पर स्वरों की जो कुल संख्या है वो है 13। अब उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में स्वर कौन कौन से हैं, संस्कृत में स्वर कौन कौन से। तो संस्कृत में जो स्वर है उनकी संख्या है कितनी, 13। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है और कौन कौन से स्वर है। तो 11 स्वर तो जो हिंदी में देवनागरी में और वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11 स्वर हिंदी में, देवनागरी में और वर्णमाला में। लेकिन संस्कृत में 2 स्वर कौन कौन से होते हैं, ये 11 स्वर तो ये होते हैं जो मूल स्वर है और संस्कृत में 2 स्वर और कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है रि, एक होता है रि और एक होता है ऋषि, एक होता है रि और एक होता है ऋषि। तो संस्कृत में जब भी सीटेट में संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में स्वर की संख्या देखने को मिलेगी। कुल स्वर की संख्या होगी 13 और जिसमें कौन कौन सा, एक जो रि है, रि भी स्वर की संख्या के अंतर्गत आता है और एक ऋषि।
तो हमने देखा कि स्वर की संख्या के आधार पर कौन कौन से प्रकार है और जो प्रकार है उनमें कितनी कितनी संख्याएं स्वरों की है। हमने सबसे पहले देखा कि उच्चारण में स्वर की संख्या कुल 10 होती है। उच्चारण में स्वर की संख्या कुल 10 होती है और देशी स्वर नहीं होता है। हिंदी में स्वर की संख्या, देवनागरी में और वर्णमाला में कुल स्वर की संख्या 11 होती है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है। इसमें अम और अह ऐड होता है। संस्कृत में स्वर की संख्या 13 होती है, 11 प्लस ऋ और ऋषि ऐड होता है। अब आप बोलेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जो मात्रा है, मात्रा कितनी होती है? मात्रा जो है वो 10 होती है और उसमें अ ऐड नहीं होता है। मात्रा 10 होते हैं और अ उसमें ऐड नहीं होता है, तो हम मात्रा के आधार पर भी इसको बोल सकते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? मात्रा के आधार पर स्वरों की जो संख्या है वो होगी 10। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होगी। लेकिन उसमें मात्रा में कौन सा नहीं रहेगा? मात्रा में जो रहेगा वो अस्वर, मात्रा अ नहीं होता है, मात्रा में अ नहीं होता है। इस कारण से मात्रा में जो स्वर की संख्या होगी वो 10 होगी, लेकिन उच्चारण में स्वर की संख्या 10 होगी और वो उसमें ऋषि को उच्चारित नहीं किया जाए। लेकिन मात्रा में ध्यान रखना कि जो अ है, अ मात्रा में गिना नहीं जाता है, इस कारण से स्वर की संख्या मात्रा में 10 होगी। ये आपको याद रखना। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किस किस प्रकार से है। हमने पहले देखा कि स्वर कितने होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि स्वरों की संख्या के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं और इनकी संख्या कौन कौन से, हिंदी में, देवनागरी, वर्णमाला में कौन कौन से स्वर में कितनी कितनी इनकी संख्याएं हैं। हमने देख लिया कि मात्रा के आधार पर अ स्वर नहीं होता है। हम जब भी मात्रा पढ़ते हैं तो अ की मात्रा नहीं होती, हमेशा आ की मात्रा होती है। तो इस कारण से मात्रा में जो स्वर की संख्या है वो 10 है और अ उसमें ऐड नहीं किया जाता है। इस कारण से मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अब हम पढ़ेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है और कौन कौन से हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 5 प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कि जो क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मूर्धा के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं आदि जो है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि स्वरों का वर्गीकरण हम देखते हैं कि स्वर का वर्गीकरण किस किस प्रकार से है। और मूल रूप से स्वर का वर्गीकरण जो है वो 5 प्रकार से किया गया है। अब देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। अब कौन कौन से वो 5 प्रकार है? तो सबसे पहले हम जो प्रकार देखेंगे वो देखेंगे मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे हम मात्रा, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, या इसको हम बोल सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर। इसे क्या बोल सकते हैं हम? इसे बोल सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला प्रकार हमने देखा कि मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर, फिर देखा कि उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद हम देखेंगे जिह्वा के उच्चारण के आधार पर। दूसरा प्रकार कौन सा है? जिह्वा, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कौन कौन सी है। फिर दूसरा प्रकार हमने देखा जिह्वा के उच्चारण के आधार पर। तीसरा जो है मुख के आधार पर, मुख के आधार पर, मतलब जो मुख है उसके आधार पर
कौन कौन से जो वर्ण होते, ये जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर आता है ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर मतलब ओष्ठ आकृति के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर। और जो लास्ट वाला प्रकार है वो होता है आगत स्वर, आगत स्वर। तो हमने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से। सबसे पहले कौन सा, मात्रा उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमने प्रकार देखा कि जिह्वा के उच्चारण के आधार पर, दूसरा प्रकार है जिह्वा के उच्चारण के आधार पर। फिर देखा हमने कि मुख खुलने के आधार पर, जो मुख हम खोलते हैं तो उस आधार पर कौन कौन से स्वर गिने जाते हैं। उसके बाद में ओष्ठ आकृति के आधार पर, तो जैसे कि हम ओष्ठ से बोलते हैं तो ओष्ठ के आधार पर कौन कौन से स्वर की संख्या है, वो स्वर कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे ओष्ठ आकृति। फिर आते हैं आगत स्वर, आगे इनको हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मात्रा और उच्चारण या उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा, मात्रा एवं उच्चारण, और मात्रा एवं उच्चारण और उत्पत्ति, उच्चारण, मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति, मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक कौन सा है, मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो 4 भाग कौन कौन से हम देखते हैं। सबसे पहले कि जो पंडित कामता प्रसाद जो है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वर के 2 भेद दिए हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु, कौन, पंडित, पंडित कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने जो स्वर है, स्वर के 2 भेद दिए हैं। स्वर को 2 प्रकार से बताया। क्वेश्चन आता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर के भेद कितने हैं। तो उन्हें बताया कि एक तो बताया उन्होंने कौन सा बताया, पहला बताया मूल स्वर, मूल स्वर उन्होंने बताया पहला मूल स्वर, और दूसरा बताया संधि स्वर। ये किसके अनुसार है, ये है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर के 2 प्रकार है, मूल स्वर और संधि स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर। लेकिन हम मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया और 4 भाग हम आगे पढ़ेंगे। और उसी के अंतर्गत हम जो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं उन्होंने मूल स्वर और संधि स्वर जो बताए वो अलग से इनके स्वर है, वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या 2 है या 2 प्रकार है उनके, कौन कौन से, एक मूल स्वर होते हैं और एक संधि स्वर होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अब हम देखते हैं आगे कि मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग वो कौन कौन से हैं, इसको सभी को रद्द करने के बाद में मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग जो हैं वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से 4 भाग हैं। 4 भाग को हमको पढ़ना है, मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद में हम देखेंगे जिह्वा के आधार पर, फिर देखेंगे मुख के आधार पर, फिर देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, मात्रा, उच्चारण एवं उत्पत्ति के आधार पर। मात्रा, उच्चारण एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। और उसके आधार पर कितने भाग है स्वर के, तो उसके आधार पर स्वर के जो भाग है वो है 4 भाग। मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 4 भाग हैं। लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर के कितने भाग हैं, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर के 2 भाग बताए हैं। कौन कौन से, तो वो है मूल स्वर और एक है संधि स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर।
अब हम आगे जो 4 भाग पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से भाग पढ़ रहे हैं? मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर। तो मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था अभी कि 4 भाग, मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भाग हैं? तो वो है 4 भाग। हम सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग कौन कौन से हैं। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? हम सबसे पहले देखें कि इनके 4 भाग, हम वापस से देखते हैं कि इनके 4 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है वो है लघु या ह्रस्व स्वर। सबसे पहले कौन से हैं? तो लघु या ह्रस्व स्वर। सबसे पहले जो प्रकार है कौन सा है? तो वो है लघु या ह्रस्व स्वर। लघु या ह्रस्व स्वर सबसे पहला जो प्रकार है वो है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। उसके बाद में दूसरा प्रकार जो है वो आता है गुरु स्वर। दूसरा प्रकार कौन सा है? तो वो है गुरु स्वर। सबसे पहले देखा हमने लघु या ह्रस्व स्वर, उसके बाद में आता है गुरु या इसको बोल सकते हैं गुरु या दीर्घ स्वर। गुरु या दीर्घ स्वर। तो दूसरा प्रकार जो है वो गुरु या दीर्घ स्वर। उसके बाद में आता है संयुक्त स्वर। तीसरा जो प्रकार है वो है संयुक्त स्वर। और चौथा जो प्रकार है वो आता है प्लुत स्वर। चौथा जो प्रकार है वो आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। लघु या ह्रस्व स्वर, गुरु या दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। अब हम देखते हैं कि लघु या ह्रस्व स्वर के जो प्रकार हैं, लघु या ह्रस्व स्वर के जो प्रकार है इनके आधार पर स्वर कितने हैं? तो इनके आधार पर जो स्वर है वो 4 है। लघु या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? लघु या ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो है 4। अब हम देखेंगे कौन कौन से। तो इसमें 4 जो स्वर हैं वो है अ, फिर आता है ई, फिर आता है उ, छोटा उ और फिर आता है ऋषि। तो लघु या ह्रस्व स्वर की संख्या के आधार पर स्वरों की संख्या 4 है और वो है अ, ई, उ। अ, ई, उ। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि जो अ है, इस अ को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सबसे मूल स्वर। अ को बोलते हैं सबसे मूल स्वर। सबसे मूल स्वर अ को क्या बोला जाता है? सबसे मूल स्वर। किसके आधार पर? लघु या ह्रस्व स्वर में हमने देखा कि 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋषि। और उसके आधार पर देखा हमने कि अ जो होता है वो सबसे मूल स्वर होता है और इसे उदासीन स्वर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर। किसको? अ को। तो उदासीन स्वर भी बोला जाता है। उदासीन स्वर। तो हमने मात्रा और उच्चारण, उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग देखे, जिसमें लघु ह्रस्व स्वर, गुरु दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वर में हमने देखा कि अ, ई, उ, ऋषि। और अ, ई, उ, ऋषि में भी सबसे मूल स्वर देखा कि अ जो होता है सबसे मूल स्वर होता है और इसको उदासीन स्वर भी बोलते हैं। या इसे जो लघु या ह्रस्व स्वर है इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें जो है इन्हें क्या क्या बोला जाता है? इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। किन्हें? लघु या ह्रस्व स्वर को। लघु या ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। लघु ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि गुरु या दीर्घ स्वर कौन कौन से। गुरु या दीर्घ स्वर हमने यहाँ पर देख लिया, अ, ई, उ, ऋषि ये जो है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में आते हैं गुरु या दीर्घ स्वर। तो जो आ है गुरु स्वर है या दीर्घ स्वर है। फिर आता है बड़ी, फिर क्या आएगा? आ, ई और बड़ा उ। उसके बाद में आता है बड़ा उ।
तो आ, ई और बड़ाओ, ये कौन से स्वर है? ये है गुरु या दीर्घ स्वर, गुरु या दीर्घ स्वर, ये है गुरु या दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी जो संख्या है वो है 3। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से? आ, ई, उ। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से? संयुक्त स्वर जो है कौन कौन से और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 4 है। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से? तो वो है ए, ऐ, ओ और औ। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? वो है ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। तो संयुक्त स्वर जो है वो 4 है और इनकी संख्या ए, ऐ, ओ, औ और इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। अब प्लुस स्वर क्या है? प्लुस स्वर की संख्या कितनी होगी? प्लुस स्वर जो है वो होते हैं 2, इनकी संख्या 2 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो जो प्लुस स्वर है ये होते हैं, आपने एक तो ये और आप जब रामायण या महाभारत आदि आप में पढ़ते होंगे तो इस प्रकार के आपको चिन्ह देखने को मिलेंगे, उन्हें ही बोलते हैं प्लुस स्वर। और इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। त्रिमात्रिक स्वर, तो इन्हें क्या बोला जाता है? त्रिमात्रिक स्वर। प्लुस स्वर को ही त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। जैसे कि राम देखते हैं तो राम में कभी कभी प्लुस स्वर आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, आ, ई, उ संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ और प्लुस स्वर 2 होते हैं और इनको त्रिमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। अब जो गुरु स्वर या संयुक्त स्वर है, ये दोनों से मिलकर ये जो दोनों हैं, इन दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इन दोनों की कुल संख्या जो होगी वो हो जाएगी, कुल संख्या होगी 7। अब गुरु स्वर और गुरु या दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर जो मिलकर जो निर्माण करते हैं उन्हें बोलते हैं संधि स्वर। इन्हें क्या बोलते हैं? संधि स्वर। अब संधि स्वर, इसके बाद में आता है संधि स्वर और इनकी संख्या कितनी होती है? तो संधि स्वर जो है कौन कौन से? गुरु और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर से मिलकर जो बने वो संधि स्वर है, या इनको द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। द्विमात्रिक स्वर। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 7। इनकी संख्या जो है वो कितनी हो गई? 7। इनकी संधि स्वर की या द्विमात्रिक स्वर की संख्या 7। होते कौन कौन से? ये होते कौन कौन से? अब ये होते कौन कौन से? तो ये होते हैं आ, ई, उ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें जो है आ, ई, उ, इन्हें बोला जाता है सजाती स्वर। सजाती स्वर। इन्हें क्यों बोला जाता है सजाती स्वर? वो हम आगे देखेंगे। वो जो संयुक्त स्वर है इन्हें बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है? द्विजाति स्वर। तो जो सजाती स्वर है ये इसलिए बोला जाता है कि जो आ है, आ जो है वो अ और अ से मिलकर बना हुआ है। अ और अ से मिलकर बना हुआ है, तो क्या बना है? वो बना हुआ है आ। उसके बाद में छोटी ई प्लस छोटी ई से निर्माण किसका हुआ है? बड़ी ई का। ये इससे निर्मित हुई बड़ी। उसके बाद में जो छोटा ऊ है और बड़ा ऊ, मतलब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हुआ? वो हुआ बड़ा ऊ। तो सजाती स्वर मतलब एक ही जाति के स्वर, मतलब इनकी जाति क्या है? एक ही जाति। एक जाति कैसे है कि अ और अ, ये एक ही जाति के स्वर है, उनसे निर्माण हुआ आ, ई और ई बड़ी ई और उ और उ बड़ा उ। अब इसके आगे हम देखते हैं कि विजाति स्वर। इसमें कौन सा हमने देखा? दूसरा प्रकार की इनको विजाति स्वर क्यों बोलते हैं? इनको संयुक्त स्वर को विजाति स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर के 2 प्रकार हम देख सकते हैं। 2 प्रकार संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर के कौन कौन से 2 प्रकार है? वो है एक तो सजाती और एक विजाति। अब संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। विजाति स्वर कौन कौन से होंगे?
तो एक ए आई ओ औ। अब जो ए है वो ए किस किस से मिलकर बना है? तो जो अ अ धन ई, अ धन ई, अ धन ई, इससे निर्माण हुआ है ए का। फिर अ धन जो आई है उसका निर्माण हुआ है अ धन ए से। अ धन ए से निर्माण हुआ तो क्या बना? आई बना। अ धन ए से निर्माण हुआ, आई बना। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि ओ का निर्माण कैसे हुआ। तो अ धन उ बराबर बना है ओ, अ धन उ बराबर ओ, और अ धन ओ, अ धन ओ, अ धन ओ का निर्माण होकर क्या बना? औ। तो यहां पर हमने देखा कि मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 4 भाग होते हैं। मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला जो स्वर देखा हमने वो देखा लघु या ह्रस्व स्वर, उनकी संख्या 4 होती है। अ ई उ ऋषि, अ ई उ ऋषि। क्वेश्चन आता है कि सबसे मूल स्वर कौन सा है? डायरेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा अ। तो सबसे मूल स्वर जो है वो है अ, या इसे उदासीन स्वर भी बोलते हैं। और लघु या ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर बोला जाता है। उसके बाद में आता है गुरु या दीर्घ स्वर। गुरु या दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। वो है आ ई बड़ाऊ, आ ई उ। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, ए आई ओ औ। प्लुत स्वरों की संख्या 2 है। इन्हें 3 मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुरु स्वर और संयुक्त स्वर मिलकर ये 3 स्वर है और संयुक्त स्वर 4 है, कुल स्वर हो गए 7। और इन दोनों को मिलाकर इनको बोला जाता है संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर। संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर। और संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर के हम 2 प्रकार देख सकते हैं, एक सजाती स्वर और एक विजाती स्वर। एक सजाती स्वर और एक विजाती स्वर। सजाती स्वरों की संख्या 3 होती है और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है? अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी, उ धन उ बराबर बड़ाऊ। ये हो गए सजाती स्वर, मतलब एक ही जाति के स्वर, उन्हें बोलते हैं सजाती स्वर। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार है इनका विजाती स्वर। विजाती स्वर जो होते हैं वो होते हैं अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर ऐ, अ धन उ बराबर ओ, और अ धन ओ बराबर औ। तो संधि स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई? संधि स्वरों की कुल संख्या 7 हो गई। कभी कभी एग्जाम में आपको बोलेगा कि द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी होगी? द्विमात्रिक स्वरों की संख्या भी 7 होगी। सजाती स्वरों की संख्या कितनी है? तो सजाती स्वरों की संख्या 3 है। विजाती स्वरों की संख्या कितनी है? विजाती स्वरों की संख्या 4 है। अब हमने देख लिया कि मात्रा और उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 4 भाग में बांटा गया है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे कि लघु और ह्रस्व स्वर किन्हें बोलते हैं। लघु और ह्रस्व स्वर, तो लघु या ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है या सामान्य या सबसे कम समय लगता है, सामान्य या सबसे कम समय लगता है, या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे बोलते हैं लघु स्वर। हमने क्या देखा कि लघु स्वर किसे कहते हैं या किसे बोलते हैं। लघु स्वर किसे बोलते हैं? तो लघु स्वर ऐसे स्वर जिनमें सामान्य समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें बोलते हैं लघु स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। अब गुरु स्वर, तो गुरु स्वर किन्हें बोलते हैं? गुरु स्वर ऐसे स्वर जिनमें लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, या इन्हें हम बोल सकते हैं कि इनमें 2 मात्राओं का स्वर लगता है, उन्हें बोलते हैं दीर्घ या गुरु स्वर। और इनकी संख्या जो है वो है 3 है, आ ई उ। उसके बाद में संयुक्त स्वर किसे बोलते हैं? तो संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों से निर्माण होने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर बोलते हैं। दो असमान स्वरों से निर्माण होने वाले स्वरों को
संयुक्त स्वर बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो असमान स्वर है, एक तो अ है और एक ई है। ये असमान स्वरों से निर्माण होने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर बोलते हैं और इनकी संख्या 4 है। अब प्लुत स्वर जो है वो देखेंगे। प्लुत स्वर क्या होते हैं कि ऐसे स्वर जिनमें तीन मात्राओं का समय लगता है, ऐसे स्वर जिनमें 3 मात्रा को समय लगता है उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। तो हमने मात्रा और उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर यह स्वर को पढ़ लिया। इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे कि जो ए और ओ है, ए और ओ है, ए की अपभ्रंश के बाद हिंदी में इनको आप क्या करेंगे, अपभ्रंश के बाद हिंदी में दो नए स्वर लिए गए हैं, वो हैं ए और औ। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मात्रा, उच्चारण और उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भाग हमने पढ़े ये सभी को समझ में आ गया होगा। और इसके जो आगे के जो प्रकार है वो भी हम आगे देखेंगे, कौन से स्वर है और इनकी संख्या कौन कौन सी है, ये सब हम आगे देखेंगे।